एक जो कॉमन जिज्ञासा है लोगों की, हमारे दर्शकों की, डॉक्टर साहब, कि हार्ट की तकलीफ अगर हो रही है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो चेस्ट में पेन होता है, और ये जो चेस्ट का पेन होता है ये एक्सर्शन से या एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। दूसरी चीज है कि ये सेंटर में होता है, सेंटर की जो बोन है जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं उसमें होता है। दूसरा, सांस फूलना, अगर कोई बोले कि मेरी सांस फूल जाती है तो ये अलार्मिंग साइन है। हृदय जब धड़कता है तो पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो होता है तो ऐसा ऐसा पंप करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो धड़क वो मांसपेशियां वीक हो जाएं तो वो ऐसा ना धड़क के, वो ऐसा ऐसा धड़के, कम धड़केगा। जी ऐसा भी देखा गया डॉक्टर साहब कि जिम में काम करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते जी लोग हेल्थ बनाने गए हैं और भारी पड़ गया, अटैक आ गया। जी तो जी ये क्या बिल्कुल। कारण है? जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कुदरती तौर पे होता है, नॉर्मल है ये, इसे नॉर्मल माना जाए। लेकिन आप इमेजिन करिए कि कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करे तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो धमनियों को एक ब्लड प्रेशर को झेलने की ताकत है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है कि धमनी फट जाए। ऐसा होता आपने सुना होगा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों होता है? ब्रेन हेमरेज होने का मेन कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना होता है। सबके जीवन में तनाव है, और उस तनाव को दूर करने का एक ही तरीका है, वो चीजें आप जरूर करिए जो आपको दिल को आपको सुकून दे। उसमें कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है, आपकी रीडिंग हैबिट्स भी हो सकती है कि आप अच्छा पढ़ते हैं। कोशिश ये करिए बाहर जाके एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, गर्मी होती है तो शिद्दत की गर्मी पड़ती है, सर्दी होती है तो आप विंटर भी इंजॉय कर सकते हैं, और बारिश का मौसम तो लाजवाब भाई। तो ये जो चीजें हैं ये दूसरे किसी मुल्क में नहीं है। साथियों नमस्कार। आज जेड सीरीज के स्टूडियो में हमारे बीच हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली। मैं डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर जावेद अली एक ऐसा नाम है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक अपनी मेडिकल सेवाएं दी हैं और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को जीवन दान दिया है। तो डॉक्टर जावेद अली से हम आज हार्ट के विषय में पूछेंगे, क्योंकि वो हार्ट के ही डॉक्टर हैं। और मित्रों, ये जानकर बड़ा दुख होता है कि आज युवाओं को भी हार्ट की बीमारी हो रही है, हृदय रोग हो रहा है। और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि वो जिम में जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, पढ़ते हुए भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी बीमारी क्यों बढ़ रही है ये, और इसके कारण क्या है, इससे उपचार क्या है, इसका बचाव क्या है, इसकी जानकारी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें, इसके लिए आज हम डॉक्टर जावेद अली को बुलाए हैं। वो एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, और सबसे बड़ी बात कि मेडिकल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बहुत दखल रखते हैं। उनकी रुचि बहुत अच्छी है, संगीत में रुचि है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से। नमस्कार। और आप छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी मेडिकल में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मेरी रुचि तो शुरू से ही मेडिकल की रही, और फादर मेरे मेरे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रायपुर में हूँ। जी पहली चीज़ तो ये, फादर मेरे यहाँ के बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर हुआ, एडवोकेट हुआ करते थे, और बहुत नाम था उनका। उनका नाम था हैदर अली खान। जी और बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और 1980 में जब मेरा दाखिला हुआ, उसके बाद से मेरी मेडिकल की जो यात्रा है वो शुरू हुई। रायपुर से ही मैंने एमबीबीएस और एमडी किया है, रायपुर मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए, हृदय रोगों के पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। और दिल्ली में एक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैंने काफ़ी लंबे पीरियड तक के अपना डीएम किया कार्डियोलॉजी में, जीवी पंत हॉस्पिटल से। और उसके बाद कुछ वक्त तक फिर मैं दिल्ली में ही अपनी सेवाएं देता रहा। वजह ये थी कि ख्वाहिश तो ये थी कि मैं रायपुर वापस आऊं, लेकिन मजबूरी ये थी कि रायपुर में उस वक्त इतने मशीनें नहीं थी, हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं थे। इस वजह से काफ़ी लंबे पीरियड तक मैं दिल्ली में अपनी सेवाएं देता रहा। फिर मुझे लगा कि जब यहाँ मशीनें आ गई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी कि अपने लोगों की सेवाएं की जाएं। इसलिए मैं पिछले 10-11 साल से रायपुर में वापस आ गया हूँ, और यहाँ एक एक हॉस्पिटल में अपनी कार्डियोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूँ।
एक जिज्ञासा थी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 1980 में आप पास आउट होकर के दिल्ली चले गए। नहीं, 1980 में मैं एडमिशन हुआ मुझे मेरा मेडिकल में। क्षमा करेंगे। 1990 में मैं जो है तो फिर 90 में दिल्ली आप चल दिल्ली चले गए। 90 में। तो दिल्ली में आप रहे, यहाँ पे उस समय हार्ट की कोई सुविधा नहीं थी जी छत्तीसगढ़ में? नहीं, और जब मशीनों का जो उल्लेख कर रहे थे आप जी कि कौन सी मशीनें जो थी यहाँ नहीं थी? देखिए, एक हार्ट की जांच के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जी उनमें ईसीजी एक सबसे पहला प्रिलिमिनरी जी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, वो तो उस वक्त भी थी जी जब हम पढ़ते थे और एमडी कर रहे थे। लेकिन उसके आगे की जांच करनी है, जैसे जैसे कि एंजियोग्राफी करनी है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए। तो जब मैं पढ़ा करता था तो आपको बताता हूँ मैं कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो पहला ट्रीटमेंट होता था कि उसको 4 हफ्ते के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट दे दिया जाता था और उसका कोई ख़ास इलाज नहीं हुआ करता था। शुरू-शुरू की बात है कि कभी एक थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या ऐसा कुछ एक मेडिसिन आई हुई थी जिसको देने से कुछ फ़ायदा होता था। लेकिन मेन इलाज उस वक़्त भी जो था वो एस्पिरिन, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ, हेपेरिन देने के बाद 4 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है पूरा मेडिकल साइंस चेंज हो गया। अब किसी को हार्ट अटैक होता है और वो किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां के एंजियोग्राफी मुमकिन है, तो वहाँ उसकी एंजियोग्राफी की जाती है, जो नस बंद है उसे खोला जाता है। और इस काम को करने के लिए एक मशीन या एक जगह की ज़रूरत होती है जिसे कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब कहते हैं। वो बहुत महंगी है, आज की डेट पे भी वो 4 से 5 करोड़ रुपए की आती है। उस ज़माने में तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, अवेलेबल भी नहीं थी रायपुर में। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर मैं काफ़ी लंबे पीरियड तक दिल्ली में रहा, क्योंकि वो मशीनें बहुत लेट रायपुर में इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन ये बताते हुए मुझे अभी खुशी हो रही कि आज की डेट पे रायपुर जो है वो जितने महानगर हैं हमारे देश के, उनमें जो मशीनें अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे तकरीबन तकरीबन सब यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी आपात स्थिति में रायपुर में पूरा इलाज हो सकता है। पूरा इलाज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, बहुत सारी अच्छे से हो मशीनें सकता है। उपलब्ध हैं। सारी मशीनें उपलब्ध हैं, एक्सपर्टीज़ उपलब्ध हैं कि जो इसको करने वाले जो लोग होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, या अगर किसी को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो कार्डियक सर्जन जिसे हम कहते हैं, जो बाईपास सर्जरी करते हैं, वेल रिप्लेसमेंट करते हैं, वो भी सब यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कर रहे हैं, कार्डियक सर्जरी की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सब हमारे यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक समस्या जो ज्वलंत है अभी, बीपी, शुगर और उसके बाद हार्ट की बीमारी। जी 40 से कम उम्र के भी युवाओं को ये बीमारी हो रही है। तो क्या कारण आपको लगता है मुख्य रूप से जिसके कारण ये बीमारी बढ़ रही है? देखिए, आपने तो पहले ही कह दिया कि ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम एक ट्रायंगल है, जी। त्रिकोण है। अच्छा। और देखा ही गया है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनको शुगर होती है उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है, और जिनको ये दोनों होते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो है ज़्यादा, ये कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा है, मतलब काफ़ी और ज़्यादा बीपी, शुगर ना हो तो भी हार्ट हो सकती बीमारी? हो सकता है। अच्छा। वो जनरली अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर ना हो जी और हृदय का प्रॉब्लम है, तो उसकी मेन वजह जो होती है, एक तो जेनेटिक है। जी किसी को अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, माता को, पिता को, भाइयों को, अगर ये जीन्स में कहीं प्रॉब्लम, जी तो उन लोगों को हो सकता है। एक, अगर ब्लड प्रेशर, शुगर ना हो और आपका खाना-पीना जो है वो बहुत इर्रेगुलर हो, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, चर्बी और इन सब चीज़ों का सेवन हो। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज़ नहीं करना, ये अपने आप में एक बीमारी है और रिस्क फैक्टर है। तो जैसा आपने कहा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो उसे हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन किसी को ये दोनों नहीं है, तो भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर, मोटापा और पैदल ना चलना या एक्सरसाइज़ का ना करना, ये सब खान अपने पान आप भी। में, खान-पान, ये सब अपने आप में रिस्क फैक्टर हैं। और इन सब चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
इन सब चीज़ों को आपको डील करना ही चाहिए। अभी आपने जैसे कहा कि व्यायाम करना चाहिए, सुबह की सैर या घूमने फिरने का काम। जी, ऐसा भी देखा गया डॉक्टर साहब कि जिम में काम करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते जी, लोग हेल्थ बनाने गए हैं और भारी पड़ गया, अटैक आ गया। जी, एक सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक के जी, शिकार हो जी, गए। तो जी, जी, ये क्या बिल्कुल। कारण है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो जिम में जाते हैं, जी ज़्यादातर लोग, जी जी वो हेल्दी होते हैं। उनको पता रहता है कि वो है, और बहुत सारे जो जिम के ट्रेनर हैं या जिम जो चलाते हैं, उन लोगों ने काफ़ी प्रिकॉशन लेते हुए अब ये कर दिया है कि भई अगर आपको जिम जॉइन करना है, तो सबसे पहले तो आप अपना कार्डियो की जाँच कराइए। जी। एक डॉक्टर से ट्रेडमिल करके देख लीजिए और एक हम्म। जाँच करके बेसिक जाँच करा के आ जाइए। लेकिन फिर भी ये देखा गया, जैसे आपने एक इंसिडेंस का डिस्कस किया कि भई कुछ लोग जो हैं रेगुलर जिम में जाते थे या रेगुलर परफ़ॉर्म करते थे, जी परफ़ॉर्म करते-करते जैसे हमारे एक बॉलीवुड सिंगर थे के, जी उनका भी ऐसे ही देहांत हो गया। वो किसी स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे थे और वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया और ये हो गया। ये हो तो सकता है लेकिन कम होता है। जी बहुत से लोग जिम में जाते हैं, लेकिन जो मोर्टेलिटी या इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं, कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। कह सकते हैं कि देखा ये गया है कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जो आपकी कैपेसिटी है, जिसको हम लोग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज बोलते हैं, कि आप इतना कर सकते थे लेकिन जोश-जोश में पता चला ज़्यादा कर दिया। होता यूँ है कि जब आप बैठे हैं, अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरा एक ब्लड प्रेशर है। सपोज़ मान लीजिए 120 या 130/80 का ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज़ करना शुरू करूँ, तो ये ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। अच्छा। ये नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल एक वेरिएशन होता है। हम्म। जैसे-जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कुदरती तौर पे होता है, नॉर्मल है ये, इसे नॉर्मल माना जाता है और जब हम एक्सरसाइज़ बंद करते हैं, तो धीरे से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करे, तो 130 ब्लड प्रेशर है, वो 140 होगा पहले, फिर 150 होगा, फिर 160 हो जाएगा, 170 हो सकता है, 200 के ऊपर चला। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उतने ही फ़ोर्स के साथ में ब्लड जो है आपकी धमनियों में दौड़ रहा है। आप सोचिए, धमनियों को एक ब्लड प्रेशर को झेलने की ताकत है। जी अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या हो सकता है? 2 चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि धमनी फट जाए, जैसा होता है आपने सुना होगा किसी को जी ब्रेन हैमरेज हो गया। जी क्यों होता है? ब्रेन हैमरेज होने का मेन कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना होता है। तो एक तो ये हो सकता है कि धमनी फट जाए, या ये हो सकता है कि धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है, हृदय की धमनियाँ हैं या कहीं दिमाग की धमनियाँ हैं, आर्टरीज़ जिसे हम, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट रहता है, उनमें क्रैक हो जाए, क्रैक आ जाए उसमें। जब भी बॉडी की धमनियों में क्रैक आएगा, किसी भी वजह से, तो वहाँ ब्लड की टेंडेंसी होती है कि वो उसको, वहाँ क्लॉट बनने लगेगा। खून का क्लॉट या खून का थक्का बनने जी लग जी जाएगा। जी और जब ये थक्का बनेगा, अगर हार्ट में थक्का खून का बन गया, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दिमाग में बन गया, तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। तो ऐसे लोग जो अपनी ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिम में, एक तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपको अपने एक्सरसाइज की लिमिट बढ़ाना है, और वो भी अंडर सुपरविज़न। ब्लड प्रेशर नापते रहना है, देखते रहना है कि भाई कितना हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जा। तो ये हो सकता है ख़ास तौर से उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और उनमें ये देखा गया है कि कई बार हार्ट अटैक हो सकता है और उनकी मौत हो सकती है। एक बहुत अच्छी बात अभी बातों बातों में आप कहे, अंडर सुपरविजन। जी, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो बिना किसी जानकार की जी, सलाह के ना करें। बिल्कुल सही। एक जो कॉमन जिज्ञासा है लोगों की, हमारे दर्शकों की, डॉक्टर साहब, कि हार्ट की तकलीफ अगर हो रही है
तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और घर में अगर किसी को हो रही है इस तरह की तकलीफ, शुरुआत हो रही, तो कैसे जी पहचाने और उसका तत्काल क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, लक्षण तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि जो स्कूल की जो किताबें हैं जी। उनमें भी इन सब चीज़ों को ना एक चैप्टर होना चाहिए कि लोगों में जागरूकता फैलाना। अगर बच्चों को बचपने से स्कूल टाइम से अगर ये जागरूक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो कॉमन लक्षण होते हैं हृदय रोग के, वो सबसे कॉमन तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं छाती में दर्द होता है। जी। अब ये छाती का जो दर्द होता है ये अ, एक्सरसाइज़ इंड्यूस होता है या एक्टिविटी के इंड्यूस रहता है। जैसे आप बैठे हैं तो शायद ना हो, लेकिन चलने लगे तो हो जाएगा। उसका साइंस ये है कि जब हम चलते हैं तो खून की रिक्वायरमेंट हृदय में बढ़ जाती है। दिल में रिक्वायरमेंट ब्लड की बढ़ जाएगी, जी, लेकिन जी। अगर ब्लॉकेज रहेगा तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो दर्द होने लगेगा। तो पहली चीज़ तो चेस्ट में पेन होता है, और ये जो चेस्ट का पेन होता है ये एक्सर्शन से या एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। दूसरी चीज़ है कि ये सेंटर में होता है, जो हमारी सेंटर की जो बोन है जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं हम, उसमें होता है। और जब हम एक्टिविटी रोक देते हैं, रुक जाते हैं 5-10 मिनट तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। एक, दूसरा साँस फूलना। अगर कोई बोले कि भाई मैं पहले तो डॉक्टर साहब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता था, चक्कर लगाता था, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब 1 किलोमीटर के बाद मेरी साँस फूल जाती है, तो ये अलार्मिंग साइन है। तो साँस फूलना जो है ये एक एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर चलने पर चलना चाहिए। स्वस्थ हृदय पता लगता है? वो स्वस्थ हृदय पता लगाने के लिए ऐसा बता पाना मुश्किल है, जी। कितने किलोमीटर के बाद हम स्वस्थ कहेंगे, लेकिन जी। उसका एक साइंटिफिक एक तरीका है, जी। जिसे हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, जी। टीएमटी। जी। जिसमें कि मरीज़ तो नहीं, जिसमें मनुष्य को चलाया जाता है मशीन पे, और उसकी एक स्लोप होता है, उस स्लोप पे स्पीड बढ़ाते हैं, स्लोप बढ़ाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मनुष्य की हृदय की जो धड़कन है, जी। वो अ, एक लिमिट तक बढ़नी चाहिए। जैसे किसी इंसान की एज मान लीजिए 50 साल है, तो उसका एक फ़ॉर्मूला है, 220 में से 50 घटा दीजिए, तो 170 बचा। 170 जो है वो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। उसका 85% अगर लेंगे तो वो उसकी टारगेट है। मतलब 170 का 85% हो गया करीब-करीब 155, 158 कुछ हो जाएगा। इतना अगर कोई आदमी चलता है कि उसकी हार्ट रेट या दिल की धड़कन 155, 160 पहुँच जाती है, 50 साल का है, तो समझ लीजिए, और ईसीजी में कोई खराबी नहीं आती, तो नॉर्मल है। ये उसका साइंटिफिक तरीका है। लेकिन अ, वैसे अगर आप ट्रेडमिल नहीं कराया आपने और आप पहले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेते थे, और आज आपको सडनली लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं 1 किलोमीटर के बाद थक जाता हूँ या साँस फूल जाती है, ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिम्पटम। जी। इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ठीक रहता है, ज़रूरी रहता है। बेसिक कुछ टेस्ट है, करा लीजिए, ईसीजी है, इको है, ट्रेडमिल है, ये करा लीजिए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। किसी को अटैक आ गया, जी, ऐसा कुछ लगा, तत्काल आसपास के लोगों को कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंच जाए या उसकी जान बच जाए? जी। तत्काल हार्ट अटैक आ गया, पता कैसे चलेगा? जी। ये भी एक जिज्ञासा है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप तो यही बोल सकते हैं कि भई ये आदमी है, घर में बैठे थे, हमारे चाचा जी हैं, हमारे ये बेहोश हैं, हो गए, दोस्त चक्कर हैं, आ गया। कोई है, जो भी जी। रिश्तेदार, कहीं हम महफ़िल में बैठे थे, हमारे कलीग हैं, उनको सडनली यार बोलने लगा कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। जी। तो एक हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बनती है, और ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग तब हो जाती है जब हार्ट चेस्ट में दर्द हो, और चेस्ट में दर्द के साथ में पसीना भी आने लगे। अगर स्वेटिंग होने लगे, छाती में दर्द हो या साँस फूलने लगे साथ में, जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। मान के चलिए कि हार्ट का है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। चलिए, अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई संभावना है, लग रही है,
तो क्या करना चाहिए? जैसे आपने सवाल दिया, हार्ट अटैक है या नहीं है ये तो डॉक्टर बताएगा, ईसीजी करेगा, इको करेगा देख के। मान लीजिए किसी को ऐसे सिम्पटम हो रहे हैं, किसी महफिल में हो जाए, घर में किसी को रिश्तेदारों को हो जाए, अपने को खुद को लगने लगे, तो क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अ, कुछ नहीं करके हॉस्पिटल जाना चाहिए, जल्द सीधे से जल्द, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जल्द से जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लोग बोलते हैं, शायद आप भी पूछें, डॉक्टर साहब एस्पिरिन दे दें क्या, जी। वो दे दें क्या, ये दे दें क्या, सॉर्बिट्रेट दे दें क्या, जबान के नीचे रखने वाली दवा दे दें क्या? मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों में वक्त ना ज़ाया करके, वक्त ना ख़राब करके, जल्द से जल्द, जिसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विदाउट, क्योंकि आपको एस्पिरिन ढूंढने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, बाकी दूसरी कुछ और चीज़ करने में 5-10 मिनट है, तो वो कभी कभी वो 10 मिनट जो हैं वो इतने क्रूशियल हो सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी भी शंका हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग ए मिनट। वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आप लोग घबरा गए, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि आपने सही टाइम पे ले आए, नहीं तो और गड़बड़ हो जाती। इसलिए ऐसी किसी भी शंका में हॉस्पिटल पहुंचना हमेशा बेहतर होता है। और देखा ये गया है कि वो लोग जो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनके बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन आदमी बचेगा और कौन नहीं बचेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा, कितनी जल्दी मेडिकल कांटेक्ट उसका हुआ। इस बात पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर है कि जल्द से जल्द, जो जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा उसके बचने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि डॉक्टर देखने के बाद बोले कि आप लोगों ने पैनिक कर दिया, ज़बरदस्ती ले आए, नहीं हुआ, कुछ नहीं है इनको, गैस का प्रॉब्लम है या कुछ और है, ये हो सकता है। लेकिन अगर किसी को रियल प्रॉब्लम है, तो उसके बचने के चांसेस इस बात पे निर्भर करते हैं कि वो कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचा। जितना डिले, उतनी मॉर्टेलिटी के चांसेस या मॉर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा। तो इसलिए आपका सवाल का जवाब जो है, क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए। बीमार हृदय जो है जी, उसके लिए मेडिकल साइंस में जो भी नए शोध हुए हैं, जी। या जैसे आपने मशीनों की चर्चा की, तो कितने स्टेप में इसका उपचार उपलब्ध है डॉक्टर साहब? कितने? एक बीमार हृदय के लिए कितने स्टेप में उपचार है, क्या क्या उपचार हो उपलब्ध हैं आज? देखिए, पहली चीज़ तो आपने कहा कि बीमार हृदय है। अब बीमार हृदय कई किस्म का हो सकता है। यही मैं जानना चाह रहा था। देखिए, बहुत सारे बीमार हो सकते हैं, कई अलग-अलग किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं हृदय में। जो सबसे कॉमन और आप जिसको जानना चाहते हैं, वो यही है कि भई किसी को हार्ट अटैक हो गया, अब उसके लिए क्या-क्या उपचार उपलब्ध है। लेकिन ये सिर्फ़ हृदय की बीमारी का एक पहलू है। जी। हृदय की कई बीमारियाँ होती हैं, जिनमें एक जो सबसे कॉमन होती है वो हार्ट अटैक होती है, जो 90% लोग जानते भी हैं और लोगों के दिमाग में वही आता है। जी। लेकिन मैं एक आम पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ कि हृदय में बहुत रोग के किस्म-किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिनमें हार्ट अटैक सबसे कॉमन, उसके बाद कई बार जो हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं, जी। हृदय तो मांसपेशियों से बना हुआ है और कुदरत ने हृदय को ऐसा कुछ बनाया है कि वो अनूठा है अपने आप में, अजूबा है। जैसे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, तब से हृदय धड़कता है। जी। तो जो गर्भवती महिला होती है, उसके शरीर में 2 हृदय धड़कते हैं, एक माँ का और एक उसके बच्चे का। तो पैदा होने से पहले से बच्चे का दिल धड़कता है और जब वो बंद हो जाता है तो मनुष्य नहीं रहता, खत्म। तो अ,
पहली चीज़ तो ये जो आपने पूछा कि भाई जो ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की समस्या। दूसरा ये कि हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं, उनकी संभावना हो जाती है, कभी-कभी बीमारी हो जाती है कि वो शिथिल पड़ जाती हैं। हृदय जब धड़कता है तो पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जी। ठीक है? उसका साइज़ होता है आपकी मुट्ठी के बराबर और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो होता है तो ऐसा-ऐसा पंप करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो वो मांसपेशियाँ वीक हो जाएँ, तो वो ऐसा ना धड़के, वो ऐसा-ऐसा धड़के, कम धड़केगा। उसकी पंपिंग कम हो सकती है, तो पंपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, काफ़ी रहती है। तीसरा ये कि कभी-कभी हृदय की जो मांसपेशियाँ मोटी हो गई हों। कभी-कभी ये देखा गया है कि बच्चों में जो होता है हृदय की बीमारी हो जाती है कि बच्चों के हृदय में सुराख है, होल हो जाते हैं, आपने सुना होगा जी। कि दिल में छेद हो गया। तो इन सब बीमारियों का इलाज जो है अलग-अलग है। जो सबसे कॉमन आपने पूछा कि भई किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करेंगे? कितने उसमें उसका इलाज मुमकिन है? तो उसका एक जवाब ये है कि सबसे पहले तो जाँच होगी। पता चलेगा कि भई क्या बीमारी है, दिल में कौन-सी नस में ब्लॉकेज है। उसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है। तो पहली चीज़ एक ईसीजी करके देख लिया, ईसीजी में पता चला कि हार्ट अटैक है, तो एंजियोग्राफी करके ये पता लगाया जाता है कि कहाँ-कहाँ पे ब्लॉकेजेज़ हैं, कौन-सी नस बंद हो गई, कौन-सी नस बंद होने वाली है और कौन-सी नस नॉर्मल। जब ये पता चल जाता है, तो उसके बाद जो बंद नसें हैं, उनको खोलने की प्रक्रिया होती है, जिसका नाम एंजियोप्लास्टी कहलाते हैं। जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल के जो डिपॉज़िट्स होते हैं, जो नसें बंद होती हैं, वो चर्बी या कोलेस्ट्रॉल से बंद होती हैं। उनको बैलून से हम लोग खोलते हैं, जी। बैलून से दबा के उसको पुश करके उसको खोलते हैं और वहाँ दोबारा ना हो करके एक स्टील का एक कॉइल होती है जिसको स्टेंट कहते हैं। जी। वो मेडिकल ग्रेड का स्टील होता है या कोबाल्ट क्रोमियम का वो मटेरियल का बना हुआ एक कॉइल होती है, उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और 90% टाइम यही इलाज ये होता है, एंजियोप्लास्टी कहलाती है। जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों का आपने जो एडल्ट एज में होती है वो यही बीमारी होती है। कुछ लोगों को जिन जो है वो वीक हो गया जैसे मैंने बताया, तो उनको इलाज करने के अलग तरीके हैं। कुछ तो दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे हृदय की जो मांसपेशियाँ स्ट्रांग हो जाएँ और वो फिर से काम करने लगे। और कोई अगर वजह है जिसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ी हैं, उनका इलाज करते हैं। जैसे एक आमतौर पे जो चीज़ होती है वो होती है अल्कोहल, शराब जिसे हम कहते हैं। देखा ये गया है कि जो लोग शराब पीते हैं, उनमें अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है या मांसपेशियाँ जो हैं, वो शिथिल हो पड़ जाती हैं। तो उनको बोलते हैं भई छोड़ दीजिए आप, बंद करिए। तो इस तरीके से दवाइयाँ और जिन वजह से वो मांसपेशियाँ वीक हुई हैं, उनको ठीक करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर कोई बच्चा है और उसके दिल में सुराख है, होल है, तो उसको फिर ऑपरेशन के ज़रिए या बिना ऑपरेशन के हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये तीसरा है। चौथा, अगर किसी की दिल की धड़कन कम हो रही है, होता है कि ओल्ड एज में जनरली देखा ये गया है कि कई बार डीजेनरेट हो जाता है हार्ट और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का, वो कहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हार्ट की, वो कमज़ोर पड़ जाती है और दिल की धड़कन जो नॉर्मल तौर पे 70 रहना चाहिए, 72, 75, 78, 80 रहनी चाहिए, वो कम होके 40 पे आ जाती है। तो उस कंडीशन में पेसमेकर लगाया जाता है और पेसमेकर से आर्टिफिशियल हार्ट जैसा समझ लीजिए, वो पेसमेकर हार्ट को उसके चलाता है। रिदम को बराबर कर वो देता है। रिदम को करंट देता है बाहर से जी। और हार्ट को चलाता है। तो अलग-अलग बीमारियां हैं, अलग-अलग उसके इन्वेस्टिगेशन है, अलग-अलग उसकी इलाज मुमकिन है। किसी की दिल की धड़कन अभी तो कम होने पता है, किसी की ज़्यादा हो जाती है। तो जिनकी ज़्यादा हो जाती है उनको कोई दवाइयों से ठीक करते हैं और नहीं ठीक होती तो फिर एक अंदर हार्ट के अंदर एक मशीन फिट कर देते हैं हम लोग,
जिसे आईसीडी कहा जाता है, मतलब वो शॉक देती है मशीन को, हार्ट को जो है ना, वो अगर दिल की धड़कन बढ़ जाए तो उसको शॉक दे के ठीक करती है। तो अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग उनके इलाज हैं, लेकिन अमूमन तौर पे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख, वो हार्ट अटैक होता है जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग सबसे कॉमन तौर पे इस्तेमाल होती। कुछ शब्द और भी यहाँ उपचार के प्रचलित हैं जिसकी प्रति जिज्ञासा थी डॉक्टर साहब। जैसे कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, ओपन हार्ट सर्जरी या वाल्व बदला गया, जी। ये गंभीर किस्म का उपचार होता है। ओपन हार्ट सर्जरी देखिए उन्हीं लोगों में की जाती है जिनमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। जी। अगर जैसे हृदय के अंदर 3 नसें होती हैं, 2 लेफ्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे, तो अगर 1 या 2 नसों में कोई प्रॉब्लम, रुकावट है, तो हम लोग एंजियोप्लास्टी से उसको ठीक कर लेते हैं। उसको खोल के स्टेंट स्टेंट लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि तीनों नसों में प्रॉब्लम है, मरीज़ को डायबिटीज़ है, या मल्टीपल जगह एक ही नस में कई सारी जगह पे अलग-अलग ब्लॉकेजेस हैं, जी। तो कितना स्टेंट लगाएँगे, रिस्क ज़्यादा रहता है। और ख़ास तौर से डायबिटिक लोगों में ये बीमारियाँ होती हैं जिनमें कि डिफ्यूज़ लॉन्ग सेगमेंट ब्लॉक रहेगा। तो उन सब मरीज़ों में हम लोग बाईपास सर्जरी का ऑप्शन देते हैं मरीज़ को। तो बाईपास सर्जरी में कन्वेंशनल जो सर्जरी होती है इसमें ये चेस्ट को खोला जाता है, खोल के जहाँ-जहाँ ब्लॉकेज रहते हैं उसको बाईपास करते हुए एक अलग से रास्ता बना दिया जाता है। जो बाईपास, जैसे आपने सुना रिंग रोड, जी। जी। बाईपास कर गए और बाईपास करके एक शहर के बाहर से एक रास्ता बना दिया। तो नॉन कंजेस्टेड ज़ोन से नॉन कंजेस्टेड ज़ोन में बाईपास बना देते हैं। यही ओपन हार्ट सर्जरी यही कहलाता ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी का ये। है। ये कई लोगों के वैल्व खराब रहते हैं, तो वैल्व खराब रहते हैं किसी का, तो उसको फिर ऑपरेशन करके नए वैल्व लगा दिए जाते हैं। और ये सब स्टैब्लिश टेक्निक है, पिछले कई दशकों से हो रही हैं। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं, बहुत कोई और आसान। नया इसमें उपचार भी उपलब्ध हुआ है डॉक्टर साहब? बहुत सारे हो गए। पूरा मेडिकल साइंस तो देखिए इवॉल्विंग है, जी। बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन कुछ नया आता है। जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हार्ट के अंदर एक एओर्टिक वेल्व होता है, जी। ऊपर के तरफ में एक वेल्व होता है, जिसमें अगर खराबी आ जाए तो पहले तो हम लोग उसको वेल्व रिप्लेसमेंट कर देते थे, सर्जरी करके हार्ट का वेल्व बदल देते थे। लेकिन आज की डेट पे उसको हम बिना सर्जरी के भी पूरा वेल्व बदल देते हैं। कमाल है। वाह। बिना ऑपरेशन के, बिना चीर-फाड़ के, पैर से वो डालते हैं और वहाँ ले जाके वो जो वेल्व था, उसके अंदर घुस के वहाँ एक नया वेल्व लगा देते हैं, ऐसे ही। और समझ लीजिए टोटल प्रोसीजर टाइम 1 घंटे का होता है और मरीज़ 2 दिन में पूरा ठीक हो जाता है। 2 दिन में पूरा, 3 दिन में पूरा नॉर्मल। उससे पहले उसको बड़ा, मुझे याद आ रहा है, वो जो पहला केस हमने किया था, एक पेशेंट थे, डमरू मांझी नाम था उनका। और जब रायपुर में शुरू में हमने शुरू किया था, तो वो वेल्व लगाया था जिसे टावर प्रोसीजर कहते हैं, TAVR कराता है। तो वो किया था। उस वक्त उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। आप सोचिए कि 20-22 लाख रुपए का तो वेल्व ही था। ओह। उसकी फिर करने का प्रोसीजर 25 लाख कुछ ऐसा रुपए, 25-27 लाख रुपए कुछ का खर्चा था। और उसके पहले वो मरणासन्न हालत में थे। हार्ट का वेल्व जो है बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था और पूरा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया था, समझ लीजिए। पूरे पैरों में सूजन, ये सूजन, और चलना फिरना मुहाल था उनका। अब वो वक्त की बात थी। वेल्व हमने उसको उस ऑपरेशन के लायक भी नहीं थे, तो वो वेल्व हमने बिना ऑपरेशन के बदला था। और अभी वो मेरे पास आते हैं पूरे फुल एंड एकदम फाइन, पूरा फुल काम करते हैं, चलते फिरते, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% नॉर्मल। देख के मुझे भी अच्छा लगता है कि
और 3 दिन में उनका सब एकदम पूरा रिवर्स सब नॉर्मल हो गया। 3 दिन में चलने की हालत में आ गए, घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए। तो ये नई टेक्निक है जी। नहीं तो ऑपरेशन करके बदल सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के अपने रिस्क होते हैं, बड़ी सर्जरी होती है, रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये नई टेक्निक है जिसमें एंजियोप्लास्टी जो है पहले कुछ खास चीज़ों में हम लोग कर पाते थे। कई बार जैसे कैल्शियम ज़्यादा हो, आर्टरी ब्लॉकेज में कैल्शियम ज़्यादा हो, तो हम लोग नहीं कर पाते थे एंजियोप्लास्टी, बैलून से नहीं होता। आजकल उसको खोलने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। वो एक ड्रिलिंग मशीन आती है जो ड्रिल करते हैं हार्ट के अंदर मशीन से, और वहाँ जो कैल्शियम होता है, जैसे चूना भरा रहता है ना, अब आप सोचिए एक पाइप है उसके अंदर चूना भरा हुआ है, तो वो बैलून नहीं खोल पाता उनको, तो उसको ड्रिल करके पूरी मशीन जहाँ से ड्रिलिंग होती है अंदर तक के पूरा ड्रिल करके ठीक करते हैं और वहाँ पे स्टेंट लगाते हैं। अब उस मशीन की ड्रिलिंग पावर आप सोचिए, आपको अनइमेजिनेबल है। वो उसका आरपीएम होता है जो है ना, जो मशीन घूमती है, 1,60,000 आरपीएम पे घूमता है मशीन। उसका जो ड्रिलिंग का जो वो रहता है, वो उसका आरपीएम होता है, उस स्पीड पे हम लोग उसको घुर्र करके अंदर लेके जाते हैं और उस स्पीड से निकालते हैं उसको। बताइए, जी 1,60,000 राउंड पर मिनट घूमती मशीन इतनी फास्ट जाती है और आती है। तो ये सब नई टेक्निक है, नया इन्वेंशंस है जो मुमकिन है। हार्ट की बीमारी के संबंध में एक आम आदमी डर सा जाता है कि बहुत महंगा है इसका इलाज। तो क्या आम आदमी के लिए ये इलाज सुलभ है डॉक्टर साहब, और खर्चीला है या इसकी राहत मिल सकती है? मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि अ, आ, सारे इलाज महंगे हो गए हैं, कोई भी चीज़ सस्ती तो कुछ रही नहीं। जी लेकिन जब नई नई टेक्निक आती, नया सब इन्वेंशन होते हैं, तो अ, कुछ कॉपीराइट जैसा इशू रहते हैं, पेटेंट्री का वो रहता है। तो क्या होता है कि ये एक कंपनी बनाती है और वो कंपनी जब यहाँ बेचती है, तो इंडिया में भी जो है वो, क्योंकि बाहर की कंपनियां हैं, हमारे यहाँ की तो है नहीं, जी तो बाहर की कंपनियां हैं तो वो अपने रेट पे बेचती हैं हर चीज़, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई नई टेक्निक हो, नई टेक्नोलॉजी आई हो, कुछ हो, तो अपने रेट पे बेचती है। और हमें क्योंकि हम उसके पार्टनर हैं, वर्ल्ड जो ट्रेड जो भी सिस्टम है चलता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। जी वो उसको कंट्रोल के बाहर हैं वो। जैसे कोई नई मेडिसिन आ जी जाए, जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेडिसिन्स हैं जो अभी आई हुई हैं हृदय के लिए, बहुत अच्छी, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव, 150-150 रुपए की टैबलेट है, और किसी को 2 टैबलेट खाना है दिन भर में, तो उसकी तो मुश्किल है। तो और ये लंबे पीरियड तक खाना है, कैसे करेगा? तो और उसको भारत सरकार कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये बाहर की कंपनियां हैं और हमारा ऐसा टाई अप है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के, वो कंपनी यहाँ पे उसी अपने रेट पे बेचती है वो। 10 साल के बाद जब उनका पेटेंट खत्म होगा, तब फिर वो ओपन मार्केट में आएंगी और हमारी इंडियन कंपनी उसे बना पाएंगी। लेकिन 10 साल का पीरियड तो निकल जाएगा। काफी तो लंबा आज समय। जिसको खरीदना है या जिसको इलाज कराना, उसके लिए एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। तो हम लोग भी जो है बहुत सोच समझ के हमको दवा लिखनी पड़ती है, और जैसा जिसकी अफोर्डिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको टेलर करते हैं। ये बहुत वही हाल जो है हृदय की, जो दूसरे जो एंजियोप्लास्टी में कुछ स्टेंट्स आए हैं, कुछ और डिवाइसेस आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो एओर्टिक वेल रिप्लेसमेंट करने वाला जो सिस्टम, वो 20-22 लाख रुपए का तो पहले ही था। अब वो इंडियन कंपनी उसे कुछ बनाने लगी तो भी वो 15 लाख में देते हैं। तो R&D का एक्सपेंडिचर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन एक्सपेंसिव है ज़रूर। आम धारणा बनी हुई है कि कोरोना के बाद कोरोना का इफेक्ट है या वैक्सीन का इफेक्ट है, लोग ज़्यादा हार्ट के मरीज हो रहे हैं। तो क्या ये सच है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ कि ये फैक्ट नहीं है, और इसमें थोड़ा सा एग्जैगरेशन है। और
ये ज़रूर है कि जब कोविड का पीरियड आया था, उस वक्त काफ़ी सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए थे जिनमें कि कुछ लोगों की सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कोविड हुआ, कोविड से ठीक हुए, कोविड से ठीक होने के बाद कोविड से तो ठीक होगा, सडनली उनको हार्ट अटैक आया और अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, यंग पर्सन था और उसकी डेथ हो गई। ये मुमकिन है। होता यूँ है कि देखिए, जब कोई वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बहुत सारे चेंजेस करता है बॉडी जी में। जी। उसके कुछ असर जो हैं वो ब्लड में भी होते हैं, पूरी बॉडी में अफेक्ट करता है तो ब्लड कैसे छूट जाएगा। तो ब्लड के अंदर ये देखा गया था कि कोविड इन्फेक्शन के दरमियान या इन्फेक्शन के बाद कुछ पीरियड तक ये जो खून के जम जाने की एक टेंडेंसी हो गई थी। जी तो अब खून जहाँ भी जम जाए तो प्रॉब्लम करेगा बॉडी के अंदर। अगर वो हार्ट में जम जाए तो हार्ट अटैक, ब्रेन में जम जाए तो स्ट्रोक, या और कहीं जम जाए तो और मुश्किल। तो कहीं भी जमेगा तो उसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों को हृदय में खून जम जाता था कोविड के बाद या कोविड के इन्फेक्शन के दरमियान। लेकिन उस चीज़ का असर, अब बोले यार कोविड 2020 में आया था और हम 2025 में बात कर रहे हैं, वो मेरे को जमता नहीं जी। कि उसका असर ये है कि 2025 तक के उसका असर हो, ऐसा किसी इन्फेक्शन में देखा नहीं गया है। तो ये एक मोर लाइक ए मिथ रादर देन ए फैक्ट कि उस वक्त तो हुआ था, उस वक्त के बहुत अभी सारे, उसका असर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका असर नहीं है और ये लोग उसको बेवजह उससे कोरिलेट करके देखते हैं। बहरहाल ये शोध का विषय है, मैं फाइनल कमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये शोध जारी है इन पे। लेकिन ऐसा अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो किसी इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम था जो कई सालों तक चल रहा है, वो अभी साबित नहीं हो पाया। आप एक बहुत गंभीर विषय पर लगातार काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। थोड़ा मैं विषय बदलना चाहूँगा कि इस तरह की व्यस्तता के बीच आपको और किस में रुचि है और अपना मन आप कैसे बहलाते हैं, क्योंकि लगातार आप बीमारों को देखते हैं, गंभीर रूप से बीमारों से मिलते हैं। तो क्या है आपका ऐसा कोई मोटिवेशनल? ऐसा है कि आदमी जब इतना व्यस्त रहता है ना तो उसको दिमाग को या समझ लीजिए रूह को, उसको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो रिलैक्स हो। ये हर एक के साथ है। जी आप जो भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने काम से थक जाते हैं, इंसान है, कभी न कभी कुछ 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, कोई 12 घंटे के बाद, कोई 14 घंटे के बाद, जैसी जिसकी कैपेसिटी, थकता है। उसके बाद कुछ उसको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसमें उसकी रुचि हो और वो अपने शरीर को, दिमाग को और रूह को अपना आराम दे सके। ये हर इंसान का अलग-अलग होता आपको किस में रुचि है? है। मेरा जो है संगीत है, वो एक म्यूज़िक जो है वो एक बहुत बड़ा पैशन है। किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मैं तो इंडियन म्यूज़िक सुनता हूँ, जी जी। बचपन से ही सुनता हूँ और बहुत शिद्दत से सुनता हूँ। जेड सीरीज जो हमारा स्टूडियो चल रहा है, इसमें संगीत को ही प्रमोट किया जा रहा है। जी। लगातार संगीत के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? संगीत नहीं, आपको? नहीं, मैं तो जब यहाँ आया तो मैं देख के इतना खुश हुआ कि एक ऐसा काम हमारे ललित भाई कर रहे हैं जो हमारे छोटे भाई हैं और यहाँ के जो क्षेत्र की जो लोग हैं जो संगीत में या इस तरीके के एंटरटेनमेंट कलाकार जी। कलाकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उनको जिस ढंग का प्रोत्साहन ये ललित भाई दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपने आप में अतुलनीय है। और ऐसा। न केवल संगीत, आप जैसे एक्सपर्ट्स को भी बुला करके जी, हम जी। कुछ जनता के बीच में ये जानकारियां प्रसारित करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसे ये बेहतर एक हो। एक ऐड ऑन जो आपने किया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही रिमार्केबल है कि अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों को आपने बुलाया, उनसे बात कर रहे हैं, साथ में कुछ एंटरटेनमेंट का, म्यूज़िक का भी एक वो कर रहे हैं, लोकल लोगों को, लोकल प्रतिभाओं को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए ललित भाई ज़रूर मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं। और जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि इस सीरीज़ के जो भी यूट्यूब के चैनल हैं,
उनको सब्सक्राइब करें और उनको ललित भाई का जो है मैं समझता हूँ कि उनको प्रोत्साहित होंगे और उनका और बेहतर काम करेंगे। तो इंडियन म्यूजिक में डॉक्टर साहब कौन सा म्यूजिक और ज़्यादा, फिल्मी संगीत पसंद है आपको या शास्त्रीय सभी संगीत? सुनता हूँ सभी मैं, सुनते हैं आप? सभी सुनता हूँ। कुछ क्लासिकल, छोटा-मोटा, सेमी क्लासिकल, कभी गुलाम अली साहब की ग़ज़लें, रफ़ी साहब के नग़्मे, वाह। तो यही है। बाकी अ, म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है देखिए, जहाँ भी बोलते हैं ना चिड़िया के चहचहाने में भी आप आनंदित म्यूजिक है। होते हैं, म्यूज़िक है। अगर आप उसे समझ में नहीं आता आपको, लेकिन म्यूज़िक है वो। और आप अगर कभी के जंगल में जाना हुआ आपका किसी सफारी में, तो जंगल की तन्हाइयों में भी उसकी अपनी आवाज़ है। वो भी एक म्यूज़िक है। तो हवा का चलना और चिड़िया का चहचहाना, उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें भी आप एन्जॉय क्या बात करेंगे। है, क्या बात है। तो कहीं पे भी जो चीज़ें सुर में, ताल में, लय में रहेंगी, वो अच्छी लगती हैं। आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहती है डॉक्टर साहब। जी। अनियमित भी रहती है, वैसा मैं कह सकता हूँ कि कभी भी जाना पड़ता है जी, जी, हॉस्पिटल, जी। इमरजेंसी आती है। तो अपने फिटनेस के लिए आप क्या मानदंड तय करके रखे हैं? मानदंड तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ। मैं जी। जिम तो नहीं जा सकता, घर पे एक ट्रेडमिल रखी है लेकिन होती नहीं है वो। और लोगों से भी मैं सिर्फ यही गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए, ये जो घर पे लोग अपना जिम बना लेते हैं, कोई ट्रेडमिल रख लिया, किसी ने एरोबिक कुछ करते रहिए। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि अ, इस तरीके से कोई एक्सरसाइज़ करने के लिए ज़्यादा आपको मोटिवेशन और उसका एक डेडिकेशन चाहिए होता है, जो लोगों में लैकिंग रहता है। लोग खरीद तो लेते हैं कि ट्रेडमिल खरीद लो घर के अंदर, ये खरीद लो, वो खरीद लो, पूरा एक जिम का रूम बना लो। नहीं, ज़्यादातर ट्रेडमिल जो लोग खरीदते हैं, उनके घर पे कपड़े सूखते रहते हैं उस पे। बिल्कुल। इसलिए कोशिश ये करिए कि बाहर जाके एक्सरसाइज करें। देखिए, कुदरत ने जो है ना हिंदुस्तान में कुछ नायाब चीज़ें फरमा दी हुई हैं। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, जो किसी और दूसरे मुल्क में नहीं होते। गर्मी होती है तो शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जी। सर्दी होती है तो आप विंटर भी एंजॉय कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहन के, और बहुत अच्छा बाहरों का मौसम रहता है। और बारिश का मौसम तो लाजवाब भाई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दूसरे किसी मुल्क में नहीं है। तो और ये जो इन इन हाउस जिम का जो फैशन है, ये सब वेस्ट का कल्चर है। मुझे वेस्ट के कल्चर से परेशानी नहीं है। जी। परेशानी इस बात से है कि उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, लेकिन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। भाई देखिए, वेस्ट में कई सारी ऐसी जगह हैं, ऐसे मुल्क हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ के लंबे पीरियड तक बर्फ़ गिरते रहती है। जा नहीं सकते, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, आपको वॉक करने की जगह नहीं है, आपको कहीं पे ट्रैक्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप दौड़ सकें, चल सकें, ये कर सकें। उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने घर के अंदर इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन कुदरत ने हमें तो सब दिया है। आप निकलिए घर से बाहर, अच्छी हवा लीजिए, खुशगवार मौसम में एंजॉय करिए, और सुबह उठ के जाइए, इवनिंग में जाइए और घूमिए, वॉक करिए, ताज़ी हवा लीजिए, अच्छे से चलिए। तो ये हम लोग दूसरों की नकल करने के तौर पे इन सब चीज़ों को अपने घर ले आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। आपको वो रहना चाहिए कि मुझे चलना है, वॉक पे जाना है। जैसे मैं जो है ना, अ, अपने बारे में बता सकता हूँ। मैं सैटरडे संडे जो है वॉक पे जाता हूँ। रोज़ तो नहीं जा पाता, क्योंकि हॉस्पिटल रहता है, मेरी अपनी क्लिनिक है, लेट हो जाता हूँ। हॉस्पिटल में मैं जितना चलता हूँ कोशिश करता हूँ पैदल चलूँ, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं वहाँ चलता हूँ, कई 3-3 4-4 माले ऊपर चढ़ना पड़ता है और कई बार चढ़ता हूँ। एक तो वो हो गया। उसके बाद सैटरडे संडे जब मैं फ्री रहता हूँ इवनिंग में, तो मैं फिर यहाँ का हमारा मैरिन ड्राइव है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। उसके 2 चक्कर 3 चक्कर जैसे भी होते हैं वो लगाता हूँ। बहुत अच्छा, मतलब मैं रियली एन्जॉय करता हूँ उसको। वहाँ का जो एम्बियंस रहता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, और एक तो वॉकवे बना हुआ है, साफ़ सुथरा है,
इल्यूमिनेटेड है पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, उसका 2 चक्कर लगाने का मतलब होता है करीब-करीब 3 किलोमीटर, और उसमें करीब-करीब 35-40 मिनट लगते हैं, 2 पूरे चक्कर लगाओ, कभी 3 भी कर लेते हैं। तो वॉक करना चाहिए, आपको कहीं पे दौड़ना है दौड़िए, एरोबिक करिए, लेकिन घर के अंदर से बाहर निकलिए। ये जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर नहीं जा सकते किसी वजह से। अब बारिश का सीज़न है, आप नहीं जा सकते तो समझ में आता है, लेकिन खुशगवार मौसम बाहर है और बहुत अच्छा है, तो आप जाइए, एन्जॉय करिए, अच्छी हवा लीजिए, लोगों से बढ़िया अपना म्यूज़िक सुनते हुए वॉक करिए। कुछ बहुत मैं अपने आप को ऐसा ही फिट रखता हूँ, और खाना मैं जो है उतना ही खाता हूँ, मुझसे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डॉक्टर साहब, भारत को कहते हैं युवाओं का देश है, और तरक्की के साथ साथ जो कार्यशैली बढ़ गई है, 24/7 लाइफ हो गई है आजकल। जी। तो उद्योगों में, कारखानों में युवा लगे हुए हैं, और इस तरह की जीवन शैली में बिल्कुल अवकाश नहीं मिल पाता। तो एक जो बुनियादी जानकारी देना चाहेंगे युवाओं को कि कम से कम वो क्या, और तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही है आज, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरी सलाह तो ये है कि सबके जीवन में तनाव है, हर इंसान के। आप एक फार्मर, एक रिक्शे वाला, एक शॉपकीपर से लेके बहुत सीनियर लेवल तक अगर आप जाएँगे, हर एक के जीवन में अपनी ज़िंदगी का एक तनाव है, और उस तनाव को दूर करने का एक ही तरीका है कि वो चीज़ें आप ज़रूर करिए जो आपको अच्छी लगती, जो आपको दिल को आपको सुकून देती। उसमें कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, जी। आपका आपकी एक्सरसाइज़ भी हो सकती है, आपकी रीडिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं कि आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब वक़्त मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है पूरे वक़्त पढ़ते रहें, लेकिन जब आपको फुर्सत मिलती है तो आप पढ़ते हैं। आपको म्यूज़िक की हॉबी है, म्यूज़िक करिए, स्पोर्ट्स की हॉबी है, स्पोर्ट्स करिए, जब मौका मिले करिए। उससे जो है ये देखा गया है कि जब आप वो काम करते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो उससे बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो आपको प्रोटेक्टिव रहते हैं और आपकी ज़िंदगी को खुश बनाते हैं। वो ज़रूरी है, जिससे आपको दिमागी और बदन के तौर पे, शारीरिक तौर पे सुकून मिलता है, वो ज़रूर करिए। ये ज़िंदगी में खुश रहने का एक तरीका है। अपने काम को एन्जॉय करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उसमें एन्जॉयमेंट ढूँढिए। जब आप काम को में अपना एन्जॉयमेंट ढूँढने लगेंगे, उसको आप बर्डन के तौर पे मत लीजिए। तो मैं तनाव नहीं जैसे होगा। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आपको मैं बताऊँ कि इस उम्र में भी, जबकि मेरे जूनियर बहुत सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, तो भी मैं गाहे-बगाहे महीने में कई बार रात को उठ के मरीज़ देखने जाता हूँ। 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, ऐसा उठ के जाता हूँ। तो मैं चाहूँ तो बोलूँ कि यार ये क्या मतलब है? इन चीज़ों की क्या वैल्यू है? कब तक देखूँगा मैं? लेकिन ऐसा नहीं है। वो मैं अपने काम को एन्जॉय करता हूँ, अपना जो वर्क है, कार्डियोलॉजी जो मैं करता हूँ, तो उसमें मुझे पता है, जब मैंने कार्डियोलॉजी ली थी, तब मुझे पता था कि मेरे को बहुत लंबे पीरियड तक इमरजेंसी डील करनी पड़ेगी, और इमरजेंसी दिन के किसी भी आठों पैर में कभी भी आएगी। तो उसको आप एन्जॉय करिए, रादर देन आप उसको लायबिलिटी समझिए, आप उस सोचिए कि यार तो मेरे को लोगों की जान बचा रहा हूँ, तो बेहतर रहेगा। तो अपने वर्क को एन्जॉय करिए, और वो काम ज़रूर करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपसे बातचीत करने के बाद बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं डॉक्टर साहब, और आम आदमी को तो बुनियादी जानकारी चाहिए ही कि अपनी वो हेल्थ को कैसे अच्छा रखे। जी। आपने बहुत सी धारणाएं, भ्रांत धारणाओं को भी दूर किया कि कोरोना का कोई इफेक्ट अभी तो नहीं होना चाहिए। और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई और एक टिप्स दे दें कि हमारा हृदय जो है सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, कम से कम।
देखिए, मैं पहले सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दिया हूँ। जो भी काम आप करें, उसको एन्जॉय करिए। अगर आप उस काम में एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते या आपको नहीं जम रहा है, छोड़ दीजिए काम। आप कोई ऐसा काम करिए जिसमें आपको अच्छा लगे। पहली चीज़, वो सब काम ज़रूर करिए जो आपके दिल और दिमाग कहता है कि ये मेरी एक्चुअल रुचि है, वो काम ज़रूर करिए। पढ़ना हो, लिखना हो, साहित्यिक हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, वो काम ज़रूर करिए। खाने-पीने पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, नशे की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के युवा लोगों की मेरी एक बहुत विनती है हाथ जोड़ के कि ये जो बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें नशे का बहुत बड़ा रोल है। तरह-तरह के नशे आ गए, हमारे ज़माने में तो सिर्फ़ बीड़ी सिगरेट का ही नशा माना जाता था, अब तो और कई किस्म के आ गए हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, डेली व्यायाम करिए, काम को एन्जॉय करिए और अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखिए। दोस्तों से मिलते रहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और एक जो खास बिटवीन द लाइन आपने जो कही कि अगर कोई नौकरी या कोई काम अगर आपको बोझ लग रहा है तो छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छी बात। तो ये थे डॉक्टर जावेद अली, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी। जेड सीरीज में आपका पदार्पण हुआ। मैं पूरी टीम की ओर से डॉक्टर साहब को फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और दर्शकों आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चर्चा को आप जरूर सुनें और अपने हृदय को सुरक्षित रखें, बीमारियों से बचें और अपनी बहुमूल्य राय से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के। छम छम बाजे पावे के पैरे, छम छम बाजे पावे के पैरे।